स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ ओनली एलिजिबल कंपनी, जो ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी से जिनको एलिजिबिलिटी है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनको अलाउड किया जाता है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो वो है ना पब्लिक से है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। नाउ फॉलोइंग इज द प्रोसीजर, नीचे दिए हुए जो प्रोसीजर्स है वो है फॉलो करने हैं होते हैं एक्सेप्ट करने के पहले। जब हम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी पब्लिक कंपनी, पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी जब एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को, तो सबसे पहले उसको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। होल्ड बोर्ड मीटिंग मतलब उन्हें बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास अ रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाता है, एक मत बनाया जाता है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। नाउ द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, भाई कितना अमाउंट है ना डिपॉजिट का एक्सेप्ट किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू करने के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, एक्सेट्रा आर डिसाइडेड इन दिस मीटिंग, इस मीटिंग में डिसाइड किए जाएंगे। एंड ऑल्सो द डेट एंड टाइम टू होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स के लिए की जो जनरल मीटिंग है वो जब रखनी है, वो कंडक्ट करनी है, तो उसकी डेट एंड टाइम भी यहाँ पे फाइनलाइज की जाएगी। क्योंकि है ना शेयर होल्डर्स जो है, मेंबर्स है कंपनी के, उनसे भी रजामंदी ली जाएगी, उनसे भी अप्रूवल लिया जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि भाई हम है ना एक्सेप्ट करें कि नहीं करें डिपॉजिट, टू गेट देयर अप्रूवल फॉर कलेक्टिंग डिपॉजिट्स इज डिसाइडेड इन दिस बोर्ड मीटिंग। कि भाई हमने है ना बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे हमने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया कि हम है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हम करें कि नहीं करें, तो उनसे भी कंसर्न, उनसे भी अप्रूवल लेना होगा। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो रियल ओनर्स होते हैं बिजनेस के, इसके कंपनी के। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। नाउ सेकेंड, होल्ड जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग रखनी होगी तो पहला तो बोर्ड मीटिंग रखा जाएगा सबसे पहले, मतलब डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग रखेंगे और उसके बाद में वो जनरल मीटिंग कॉल करेंगे। तो कंपनी होल्ड्स अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की टू सीक देयर अप्रूवल, उनका अप्रूवल पाने के लिए, उनका कंसेंट लेने के लिए, उनकी रजामंदी पाने के लिए फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सो अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, इस पास, क्योंकि उधार पैसा ले रहे भाई, कर्जा ले रहे, कंपनी कर्जा ले रही है, तो कर्जा ले कि ना ले उसके लिए है ना शेयर होल्डर्स की कंसर्न बहुत जरूरी है, कंसर्न उनकी बहुत जरूरी है, उनकी रजामंदी बहुत जरूरी है। इस पास एंड इट हैज टू बी फाइल्ड, और ये जो है वो है ना उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइलिंग भी करवाना होता है उसकी भी मीटिंग में हमने ये सो एंड सो पास किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब है हमारे। एंड इफ नीडेड विद आरबीआई ऑल्सो, और अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई के साथ भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। देन थर्ड, होल्ड, फिर बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, होल्ड बोर्ड मीटिंग अगेन। तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट। उसके बाद में देखो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, फिर उसके बाद में जनरल मीटिंग होगी, और उसके बाद में फिर से बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। वहां पे अप्रूवल होगा कि भाई एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिया जाए, पब्लिक कंपनी है, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिया जाए। तो ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिक्वायर्ड नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो है ना नीडेड अंडर द एक्ट के अंडर में जो जो प्रोविजंस है वो फॉलो करते हुए, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए शुड बी इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। मतलब वो एडवर्टीजमेंट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, इंक्लूड करनी होगी। Now, the draft should be signed by the majority of directors. मैक्सिमम जितने डायरेक्टर्स है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर्स को वो जो ड्राफ्ट है वो साइन करना होगा कंपनी का। नाउ अपॉइंट बैंकर, उनको बैंकर अपॉइंट करना होगा, क्योंकि भाई एप्लीकेशन वही एक्सेप्ट करेंगे ना, वही जमा करेंगे एप्लीकेशन। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट अ बैंकर वेयर द एप्लीकेंट्स विल बी सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस। वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद डिपॉजिट मनी के साथ वो सबमिट करेंगे। नाउ ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेनी होगी। कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी होगी। एंड दिस रेटिंग शुड बी मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट, और ये जो रेटिंग है वो है ना एडवर्टीजमेंट में बतानी होगी, भाई AA प्लस प्लस है या BB प्लस है, क्या है, तो उनको बतानी होगी क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि इससे क्या होता है, कंपनी कितनी मजबूत है उसकी आइडिया लग जाती है पब्लिक को। नाउ
अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, उनको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना होगा पब्लिक कंपनी को. कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं, एक या एक से ज्यादा. एंड द डिपॉजिट ट्रस्टी डीड कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन, और उनके बीच में ना अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दिए होते हैं अग्रीड अपॉन और बिटवीन द कंपनी एंड ट्रस्टी की. भाई ट्रस्टी के बीच में, ट्रस्टी एंड कंपनी के बीच में क्या है ना कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन है. नाउ द डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर, 7 दिन के पहले, 7 दिन, कम से कम 7 दिन पहले है ना इसको साइन करवा के लेना होता है बिफोर इशूइंग द एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इशू करने के 7 दिन के भीतर. नाउ 7th पॉइंट है वो है टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस. डिपॉजिट इंश्योरेंस की जब बात आती है तो कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस. डिपॉजिट इंश्योरेंस निकालने के लिए देखो रिस्क को कौन कवर करता है, तो रिस्क को इंश्योरेंस कवर करता है. आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में इसको स्टडी किए हो कि है ना रिस्क को इंश्योरेंस कंपनीज कवर अप करती है, तो है ना डिपॉजिट को है ना कवर अप करने के लिए, उसके रिस्क को कवर अप करने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस निकाली जाती है. एंड द अग्रीमेंट शुड बी साइंड एटलीस्ट 30 days बिफोर, 30 दिन पहले है ना इशूइंग द एडवर्टीजमेंट इशू करने के 30 दिन के अंदर पहले ही इसको साइन करवा के लेना होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस को. नाउ 8th जो पॉइंट है फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट. जो एडवर्टीजमेंट की कॉपी है वो रजिस्ट्रार के पास है ना जमा करवानी होती है, फाइल करवानी होती है, मतलब जमा कराना. तो कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड 30 days आफ्टर फाइलिंग, और 30 दिन जब पूरे हो जाते हैं फाइल करवा के तो इट विद द रजिस्ट्रार देन कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टीजमेंट. तो बाद में फिर कंपनी है ना वो एडवर्टीजमेंट कंपनी पब्लिश कर सकती है, मतलब वो एडवर्टीजमेंट कंपनी एडवर्टीजमेंट पेपर्स में दे सकती है. जैसे हमने पहले स्टडी किया इसको कि एक एडवर्टीजमेंट, एटलीस्ट 1 एडवर्टीजमेंट शुड बी इन द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड एक है ना वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में होना चाहिए, मतलब वहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज है, जनरली स्पीकिंग लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए. नो एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिक. पब्लिक को एडवर्टीजमेंट कब मिलता है, तो कंपनी हैज टू इशू द एडवर्टीजमेंट आफ्टर 30 days. ये हम ऊपर वाले पॉइंट में हम पढ़ चुके कि आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड द एडवर्टीजमेंट हैज टू बी पब्लिश्ड इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर. एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, और 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में, इन द स्टेट वेयर द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, जहां पे कंपनी की जो मेन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है स्थित है, वहां के भाषा में वो होना चाहिए, उस स्टेट की भाषा में. ना अपलोड द एडवर्टीजमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट. कंपनी की वेबसाइट में एडवर्टीजमेंट अपलोड करने के लिए बात हो रही है, तो एडवर्टीजमेंट जो कंपनी का, आप तो सब देखो क्योंकि अब ये तो है ना ऑनलाइन का जमाना है, तो सब कंपनीज की अपनी अपनी वेबसाइट्स होती है, तो उनको अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना होता है कि आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया पब्लिक को, देन इट हैज टू बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट. तो फिर उन्हें कंपनी की वेबसाइट पे भी इसे अपलोड करना होता है. नाउ कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी. तो कौन कलेक्ट करेगा एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, तो एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी है ना वो बैंकर कलेक्ट करेंगे. तो कंपनी इन्फॉर्म्स द बैंकर, वो डिसाइड करती है भी कौन से बैंकर को दे रही है टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी. शेड्यूल्ड बैंक में देना पड़ता है कंपनी को, शेड्यूल्ड बैंक जैसे SBI, देना बैंक वगैरह. नाउ इशू डिपॉजिट रिसिप्ट. तो कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 days, 21 दिन के अंदर 21 दिन के भीतर उन्हें ना डिपॉजिट रिसिप्ट है ना वो इशू करनी होती है डिपॉजिटर्स को, कि भाई उनको पैसा रिसीव हो जाता है या फिर उनका चेक पास हो जाता है, तो उसके 21 दिन के भीतर उनको डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करनी होती है. नाउ क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स. एसेट्स पे चार्ज क्रिएट होता है, तो वो है ना सिक्योर्ड डिपॉजिट्स में होता है. तो कंपनी इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, अगर वो सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है तो उसे ना अपने एसेट्स के अगेंस्ट है ना अपने एसेट्स जो है वो अगेंस्ट रखने पड़ते हैं, मॉर्गेज रखने पड़ते हैं एक तरीके से मैं बोलूँ तो, क्योंकि वो लोन ले रहे हैं पब्लिक से. तो विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर अंतराल में अंदर उन्हें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के 30 दिन के अंदर उन्हें है ना अपने एसेट्स को भी, एसेट्स पे भी है ना वो चार्ज क्रिएट करना होता है. ना मेक एंट्रीज, मतलब कौन कौन से एसेट, इसका मतलब वो कंपनी कौन कौन से एसेट भाई सामने रख रही है, भाई गिरवी रख रही है एक तरीके से. देन मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स. डिपॉजिटर का जो नाम, उनका अता पता, वो सब है ना रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में एंटर करना होता है. तो विद इन 7 days होता है ये फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट.
एक बार डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर दी तो उसके 7 दिन के भीतर है ना उस रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में भी एंटर हो जाना चाहिए नाम। एंड सेक्रेटरी हैज टू एंटर द डिटेल्स। कौन करता है ये सारा काम? तो सीएस जो सेक्रेटरी होता है कंपनी का, वो डिटेल सारे डिपॉजिट्स कलेक्टेड की रजिस्टर में वो मेंशन करते हैं। एंड द एंट्रीज हैव टू बी वेरीफाइड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। फिर जो मेन इनका ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है कि भाई सब सही तरीके से मेंटेन किया है ना, रजिस्टर में सबका नाम है ना। देन 15th है कि फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ में फिर ये वाली जो डिपॉजिट वाली फाइल है वो भी रिटर्न, मतलब वो भी है ना वहां पे उन्हें जमा करानी होती है, उसकी एक कॉपी जमा करानी होती है। तो कंपनी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑन डिपॉजिट आफ्टर 30th जून एवरी ईयर। हर साल 30 जून के बाद, सॉरी बिफोर 30th जून, 30 जून के पहले उन्हें जमा करवानी होती है हर साल। एंड द रिटर्न हैज डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की डिटेल होती है विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च तक भाई कितने कंपनी के पास डिपॉजिट्स रहेंगे वो सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है। तो आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ये हमने आज के वीडियो में कवर अप किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स से एक्सेप्ट करने के टाइम पे क्या प्रोसीजर्स, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।